कुछ दिन हलचल मचाने के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी के वैश्विक आंकड़ों पर चर्चा शांत पड़ गई है। दुनिया भर के लोगों की खुशहाली पर रिपोर्ट करने वाली इस रिपोर्ट ने भारत को 101 देशों में से 107वां स्थान दिया। पिछले साल हम 101 पर थे, 6 नंबर से ऊपर, लेकिन इस बार हम नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे हैं। और तो और पाकिस्तान भी हमसे आगे है। इसके चलते विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार ने एक बयान जारी कर इस रिपोर्ट को गलत बताया और गलत धारणाओं और देश की छवि खराब करने की एक और अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहकर इसकी निंदा की। पिछले साल यही सलूक विश्व लोकतंत्र रैंकिंग, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक के साथ किया गया था। तीनों में भारत की दयनीय दशा दिखाई गई थी। पिछले कुछ समय से ये एक पैटर्न ही बन गया है। जैसे ही कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या एनजीओ कोई रिपोर्ट निकालते हैं, हमारी सरकार उसका खंडन कर देती है और थोड़े ही दिनों में सब उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भूख की गणना का सवाल अलग है। यह ठोस आंकड़ों पर आधारित है, इसे सत्यापित किया जा सकता है। आज हम यही करने वाले हैं। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत अपने पड़ोसियों से भी नीचे क्यों है? श्रीलंका जैसे आर्थिक रूप से विफल देश से भी नीचे। पाकिस्तान भी हमसे आगे है। जहां श्रीलंका का रैंक 64 है, वहीं पाकिस्तान का 99 है। हमसे नीचे हमारा एकमात्र पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वह भी सिर्फ 2 पायादान नीचे 109 पर। यह कैसे संभव है? पहली बात है कि भूखमरी सूचकांक इसकी गणना नहीं है कि कितने लोग भूखे हैं या भोजन के बिना मर जाते हैं। यह कहीं ज्यादा जटिल है। विश्व भूखमरी सूचकांक 2 अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के नेतृत्व में किया गया एक अध्ययन है। स्वीडन के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी से वेल्थ हंगर हेल्थ। इन दोनों का आधा दशक से भी अधिक का इतिहास है और ये विभिन्न देशों में गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक की गणना 4 मापदंडों पर की जाती है: अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण का अर्थ है पर्याप्त कैलोरी ना मिलना। लोगों को भले ही भोजन मिल रहा है, लेकिन इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बनती है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है 5 साल तक के बच्चों में अपने उम्र के अनुपात में लंबाई ना होना। यह भयंकर अल्प पोषण के कारण होता है। हो सकता है कि उन्हें खाना मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग बच्चों के वजन से संबंधित है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार काफी नहीं है। यहाँ भी भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। और अंत में बाल मृत्यु दर, यानी कि 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मरने वाले बच्चों की संख्या। इसका कारण है अल्प पोषण और अस्वस्थ जीवन स्थितियों का घातक मिश्रण। कुल जनसंख्या का अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर सूचकांक स्कोर में 1/3 योगदान देते हैं, जबकि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग स्कोर का 6ठा हिस्सा बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, भारत सरकार ने इस सूचकांक का खंडन किया और एक बयान निकाला। चलिए इस बयान को देखते हैं। इस बयान में कहा गया कि बाल स्वास्थ्य पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, लेकिन पूरी दुनिया इन मापदंडों को मानती है, क्योंकि वो मानती है कि एक समाज की सबसे सकारात्मक छवि उसके बच्चों की स्थिति और किस तरह उनका ख्याल रखा गया है, इसमें दिखती है। इसके साथ ही ऐसे कई और सूचक हैं जो बच्चों की खुशहाली से संबंधित हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, संस्थागत जन्म, मातृ मृत्यु दर आदि। यदि भारत को वास्तव में आपत्ति है, तो उसे वैकल्पिक तरीके, वैकल्पिक सूचक विकसित करने चाहिए और अपनी बात साबित करने के लिए पूरी आबादी का डेटा प्रदान करना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा कोई सूचकांक है ही नहीं। प्रेस वक्तव्य में कई महीनों पुरानी बात दोहराई गई है कि कोरोना काल में शुरू किया गया प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं का निःशुल्क वितरण अभी भी जारी है। आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत महामारी के बाद से 6 वर्ष से कम उम्र के 7.71 करोड़ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया है। जरूरतमंद परिवारों को अधिक अनाज दिया गया है। पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए दिए गए हैं इत्यादि दावे सच हैं।
लेकिन कोविड जैसी तबाही के आगे क्या ये सच में काफी थे? 2020 को याद रखें। लाखों लोगों का पलायन, नौकरियों का भारी नुकसान। याद रखें कि उसी दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6% की नकारात्मक वृद्धि के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया था। उस समय भी हमारे पड़ोसी हमसे बेहतर थे। वास्तव में विश्व बैंक ने भी इस बात का संकेत पहले ही दे दिया था। इसकी हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने 2020 में महामारी के दौरान दुनिया के नए चरम गरीबों में 79% का योगदान दिया। भारत ने आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये भी गौर करने की बात है कि विश्व भुखमरी सूचकांक वालों ने अपना डेटा कहां से जुटाया। वास्तव में वे भारत के आधिकारिक आंकड़ों का ही उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के डेटा का इन्होंने इस्तेमाल किया है। सरकार के पिछले मई के प्रेस बयान पर एक नजर डालें। चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ 19.3% है, जो दुर्भाग्य से दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं चाइल्ड स्टंटिंग 35.5% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भी ठीक यही कहा है। जहां तक बाल मृत्यु दर के डेटा की बात है, आधिकारिक डेटा के हिसाब से ये प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 41.9% मृत्यु होती है, जिससे ये दर 4.19% बनती है। लेकिन भुखमरी सूचकांक की गणना करने वालों ने स्कोर को 3.3% पर ही रखा है, जो कि हमारे आधिकारिक आंकड़ों से बेहतर है। संक्षेप में सरकार अपने खंडन द्वारा अपने ही आंकड़ों का खंडन कर रही है ना अजीब बात? एकमात्र डेटा जिस पर भारत वास्तव में बहस कर सकता है वह है कुल जनसंख्या का अल्पपोषण। विश्व भुखमरी सूचकांक ने खाद्य और कृषि संगठन सर्वेक्षण का उपयोग करके ये कहा कि भारत की 16.3% जनसंख्या कुपोषित है। भारत ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये एक 3000 के छोटे नमूने पर आधारित था। अब आप पूछेंगे कि अल्पपोषण का हमारा अपना आंकलन क्या है? क्षमा करें, भारत के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। वास्तव में हमारी सरकार को डेटा पसंद नहीं है। याद कीजिए 2011-18 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इसने दिखाया था कि 4 दशकों में पहली बार वास्तविक घरेलू खर्च गिर गया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। तब से हमारी सरकार ने कभी भी घरेलू आय और व्यय के स्तर का पता लगाने के लिए कोई और सर्वेक्षण करने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनने जा रहे हैं जो डेटा संग्रह से डरता है। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बाल कल्याण में भारत की धीमी प्रगति की ओर इशारा कर रही हैं। यूनिसेफ का ही मामला ले लें। यह भारत को उन देशों में शामिल करता है जहां 40% से अधिक बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी में रहते हैं। इस कहानी को खत्म करने से पहले इस रिपोर्ट से कोई तो अच्छी बात निकालनी चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत तरक्की कर रहा था, लेकिन हालात सिर्फ उसकी अपनी गलती से नहीं बिगड़े। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, युद्ध और महामारी की वजह से उपजे आर्थिक संकट जैसी वैश्विक स्थितियों को भी कारण बताया गया है। इन परिस्थितियों ने कई अन्य देशों को भी प्रभावित किया। फिर हमारे पड़ोसी हमें अपमानित करके हमसे कैसे आगे निकल गए? शायद इसलिए नहीं कि हमने बुरा प्रदर्शन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही जैसे हमारी वित्त मंत्री रुपए की स्थिति के बारे में सोच रही हैं। कुछ महीने पहले यह सिर्फ एक अफवाह थी, फिर थोड़ी संभावना बनी और अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने इसकी पुष्टि कर दी है। दुनिया के मंदी की चपेट में आने की आशंका है। आसमान छूती महंगाई को काबू में करने की कोशिशों से इसकी संभावना कई गुना बढ़ गई है। इस बीच दुनिया एक और वैश्विक तेल कीमतों के हमले की चपेट में है। पिछले हफ्ते प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने स्थिरता के मुकाबले कीमतों का समर्थन किया और अगले महीने उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी है। साथ ही दिसंबर से रूस पर यूरोपीय ऊर्जा प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। ये सब मिलकर कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल लाने वाले हैं। ईंधन की ऊंची कीमतें खपत और मांग को प्रभावित करती हैं।
साथ ही बढ़ती ब्याज दरें, वित्तीय दिवालिया होने और आर्थिक नुकसान को बढ़ावा देती हैं। यह सब एक घातक संयोजन होगा। इस संयुक्त हमले के दुनिया भर के घरों पर होने वाले दुष्परिणामों की कल्पना करना भी भयानक है। ईंधन की कीमतों में बनावटी वृद्धि इतिहास में पहले भी कई बार हुई थी और अधिकांश बार इसने राजनीतिक उथल-पुथल पैदा की। भारत ने इसे पहली बार 1970 के दशक में तेल के झटके के रूप में देखा, जब दिसंबर 1973 और 74 के बीच तेल की कीमतें $3.2 से उछलकर $11.5 प्रति बैरल हो गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, आपातकाल की घोषणा और फिर बहुत कुछ बदलाव हुए। जिस तरह से दुनिया अधिक वित्तीय उथल-पुथल में जा रही है, बहुत लोगों के लिए यह कुछ भी हो जाने की आशंका का समय आ गया है। अब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भारत के बारे में अच्छे शब्द कह रहे हैं, लेकिन उनकी विकास दर के अनुमानों से ये उत्साह गायब है। विश्व बैंक के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया। अप्रैल में यह 8.2% था और जुलाई में 7.4%। यह सिर्फ भारत के लिए है, क्योंकि अब भी IMF की वैश्विक विकास की अनुमानित दर 3.2% है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अप्रैल 2022 से भारत IMF के हिसाब से 1.4 आधार अंकों पर अधिकतम है, जबकि पूरी दुनिया के लिए यह 0.4 अंक, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए 0.9 अंक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 0.1 अंक है। इससे पहले विश्व बैंक ने इसी दौरान में भारत की विकास दर को 8% से घटाकर 6.5% कर दिया था। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक अब भी आशावादी है। इसने भारत की विकास दर को महज 0.5 अंक घटाकर 7.4% से 7% कर दिया है। सरकारी बैंकर इस वित्तीय वर्ष के सभी 7 महीनों में 1.4 लाख करोड़ की उच्च GST संग्रह को इसके आशावादी होने का एक कारण बताते हैं। IMF का कहना है कि उसने 2 कारणों से भारत की विकास संभावनाओं में कटौती की। एक, दूसरी तिमाही में उम्मीद से कमजोर और दूसरा अधिक कमजोर बाहरी मांग। ऐसा लगता है कि IMF वास्तविकता के ज्यादा करीब है। GST संग्रह में वृद्धि एक दिखावा भी प्रतीत होती है। यह आंशिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति के कारण और उच्च वस्तुओं की कीमतों से प्रेरित आयात में वृद्धि के कारण है। कमजोर मानसून के कारण कई प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बाद में सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारी बारिश हुई। इससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, जिससे हमारी चिंता और बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि और भी कठिन दिन आने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।